हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर यूनिट 4 मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यू विल लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेजरमेंट, मोशन एंड रेस्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइप्स ऑफ मोशन, रेलेवेंस ऑफ एस्टिमेशन। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू ट्रेवल बाय अ मेट्रो? आपने कभी ट्रेवल किया है मेट्रो से? डू यू यूज इट कम टू स्कूल? डू ऑल द स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय द सेम वे? दोज ऑफ यू हु लिव वेरी नियर टू स्कूल माइट बी वॉकिंग टू द स्कूल। सारे बच्चे स्कूल एक ही वे से आते हैं, यानी कि सब पैदल ही आते हैं? नहीं, कोई बस से आता है, कोई कार से आता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है। जो पास में रहते हैं स्कूल के वो पैदल आते हैं। सम माइट बी यूजिंग बाइसिकल, रिक्शा, स्कूटर्स और कार्स। दोज हु लिव फार माइट बी कमिंग बाय बस। जो बहुत दूर रहते हैं वो बस से आते हैं। इफ़ यू हैड टू विजिट सम अदर सिटी यू माइट ट्रेवल बाय कार, बस, ट्रेन और एरोप्लेन। आपको किसी दूसरी सिटी में जाना है तो आपको ये सारी चीज़ें तो यूज़ करनी ही पड़ेंगी। साइंटिस्ट ट्रेवल टू मून in a spacecraft as moon is very far from earth and a spacecraft move very fast. साइंटिस्ट मून पे कैसे जाएंगे? स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, क्योंकि मून बहुत दूर है। Why is a particular mode of transport chosen for every journey? यानी कि कहीं भी जाएंगे हम, उसका ट्रांसपोर्ट अलग अलग क्यों होता है? रिक्शा किस लिए यूज़ होता है, कार कब यूज़ होती है, बस कब यूज़ होती है? फैक्ट बॉक्स। द सरफेस ऑफ मार्स इज़ वेरी रफ। मार्स का सरफेस बहुत खुरदुरा है। Therefore, special probes or instruments with small wheels were required to study its surface and atmosphere. इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स भी बने गए हैं ताकि हम इनको स्टडी कर पाएँ। These probes were transported to Mars by spacecraft. इनको स्पेसक्राफ्ट में बैठा के सीधा मार्स में पहुंचाया जाता है। History of transport. In ancient times, people had to walk, use boat or animal like horse to travel from one place to another. पहले के ज़माने में लोग कैसे जाते थे या कैसे ट्रैवल करते थे? चल के, या तो बोट से, या फिर घोड़ा यूज़ करते थे। They used simple boat and raft made of tree trunk to travel across rivers. और नदी कैसे पार करते थे? बोट से, जो किससे बनी हुई होती थी? लकड़ी की। Later invention of the wheel led to the development of several other mode of transport like cart, ship, train, car and aeroplane. फिर उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हुई कि हमने ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली और बना ली। Motion and rest. When you take a look around standing outside your house, you will see many things moving around. अपने घर के बाहर जाके देखो, आपको काफ़ी चीज़ ऐसी दिखेंगी जो चल रही होंगी। For example, people walking on the road, birds flying, dog moving around, leaves falling from the tree, a driver driving a bus, ant crawling on the ground, butterfly flying, cloud moving in the air, etc. ये सारी चीज़ें अपने वे में चल रही होगी। कोई इंसान वॉक कर रहा होगा, कोई बर्ड उड़ रही होगी, पत्ता गिर रहा होगा, बस ड्राइवर बस चला रहा होगा। All the things mentioned above shown motion. इससे पता चलता है हर कोई मोशन में है। Thus, it can be seen that when a body changes its position with respect of stationary thing in its surrounding, with time, the body is said to be in motion. जब भी कोई body move कर रही होगी तो वो motion में ही कहलाएगी। When considering whether a body is in motion or not, we take stationary objects such as houses, trees, poles, etc. on the surface as reference. यानी कि अगर हमें पता लगाना है कि वो चीज़ मोशन में है या नहीं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम अपने घर को देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, पोल्स को देखेंगे, क्या वो मूव कर रहे हैं? हवा चलेगी तो ट्री मूव करेगा, लेकिन घर मूव करेगा नहीं ना। When a body does not change its position with respect to surrounding object with time, the body is said to be in rest. अगर कोई बॉडी या कोई भी चीज़ चल रही नहीं होगी, वो मोशन में नहीं होगी, वो अपने रेस्ट में होगी, उसे रेस्ट कहेंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। हर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग मोशन शो करता है। अ क्लॉक, अ स्विंग मशीन, एन इलेक्ट्रिक फैन और अ स्विंग डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जाती, लेकिन ये अपने आप में ही मूवमेंट रखती है।
Only the part of these bodies show motion. सिर्फ इनके जो पार्ट होते हैं वही मोशन शो करते हैं. Fact box. The first steam engine invented by Thomas Savery in 1689. आपको पता है फर्स्ट स्टीम इंजन कब बना था? 1689 में. Type of motion. Different things show motion of different kinds. They move in a straight line or in a circular path or sideways either side of a fixed point, like the pendulum of a clock. यानी कि हर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग वे में मूव करता है, कोई आगे की ओर, कोई पीछे की ओर, कोई साइडवेज, जैसे कि पेंडुलम वो साइड में मूव करता है. Thus an object can show the different kind of motions. ऐसी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने डिफरेंट मोशन शो करते हैं. Some of the motions are as follows. Translatory motion. When you observe a car moving on a straight road or your friend walking, you see that all their parts move simultaneously. Such type of motion is called translatory motion. आप ये सारी चीज़ें देखोगे चलते हुए, इसको क्या कहेंगे? Translatory motion. When a body moves along a straight line, its motion is called rectilinear, and if a body moves along a curved path, its motion is called curvilinear. यानी कि कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसको रेक्टिलाइनर कहेंगे और कोई भी कर्व्ड होके जा रही है उसको कर्विलाइनर कहेंगे. एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनर मोशन आर अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड, यानी कि बॉल का घूमना कहाँ पे? फ्लैट ग्राउंड पे. एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, सेब का गिरना पेड़ से. वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ टैप, पानी का बहना. Examples of curvilinear motions are a train taking a curved path in a hill station. जैसे कि ट्रेन जो है हिल स्टेशन पे अपना रास्ता थोड़ा सा कर्व कर देती है, उसकी पटरी कर्व्ड हो जाती है. A dolphin taking a dive. डॉल्फिन की डाइव देखना. A ball coming down after being thrown up at an angle. बॉल को आप ऊपर उछालोगे तो अब देखोगे कैसे आती है वो, यानी कि कैसे जाती है, कर्व्ड होके जाती है, कभी भी स्ट्रेट होके नहीं जाती. फैक्ट बॉक्स. द लूज स्किन ऑफ द एम्फिस्बेनियन, अ वर्म लाइक बोरिंग रेप्टाइल, enable it to travel underground in rectilinear motion in which the reptile moves part of its skin forward and anchor it against its tunnel. ये एप्टाइल कैसे मोशन में वॉक करता है? एकदम स्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलाइनर मोशन. Oscillatory motion. When you sit on a swing and after you push the swing backward with your foot once, you come back and go forward. आप झूले पे तो बैठे ही होगे, जब भी हम स्विंग पे बैठते हैं और बैकवर्ड मोशन में जाते हैं फिर एकदम से छोड़ते हैं तो कितनी तेज़ी से फॉरवर्ड की ओर जाता है. Such a motion in which an object moves to and from about a central or mean position is called an oscillatory motion. जो हम पीछे जाते हैं फिर एकदम से पुश करके आगे जाते हैं उसको ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं, क्योंकि जब हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं जो मोशन है बहुत तेज़ी से आगे की ओर जाता है. द अदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ मोशन आर मोशन ऑफ ए स्विंग मशीन नीडल, मूवमेंट ऑफ ए सीसॉ एंड स्विंगिंग मोशन ऑफ आर हैंड वाइल रनिंग. जब हम भागते तो हमारे हाथ अपने आप हिलने लगते हैं ना, देखा होगा आपने. सर्कुलर मोशन यानी गोल गोल घूमना. रिकॉल हाउ द आर्म ऑफ ए वॉच और ए जाइंट व्हील और द प्लैनेट अराउंड द सन मूव. प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं? सर्कुलर मूव करते हैं. किसके अराउंड? सन के अराउंड. और जाइंट व्हील जो झूला होता है वो भी गोल गोल घूमता है. दे ऑल मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ. ये फिक्स्ड पाथ पे ही मूव करते हैं लेकिन गोल गोल. व्हेन एन ऑब्जेक्ट move on a circular path around a fixed point, it is said to be in circular motion. जब वो fixed path पे गोल गोल घूमता है उसको circular motion कहते हैं. Circular motion is also of two types, rotatory motion, revolutionary motion. In the above example, though the arms of a watch and the planets around the sun are in circular motion, don't you think there is something different among them? जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो प्लैनेट हैं वो आसपास घूमते हैं सन के, इसमें कुछ अलग है क्या? Yes, there are objects like the arm of a watch which are in circular motion, do not change their position on the whole
from one place to another and are said to be in rotation or rotatory motion. आपने घड़ी तो ज़रूर देखी होगी, वो कैसे गोल 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 घूमती रहती है, उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स्ड रहती है और एक ही जगह पे घूमती है, इसलिए उसे रोटेटरी मोशन कहा जाएगा. On the other hand, the object moving on a circular path will change their position on the whole from one place to another. यानी कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर तो घूमते हैं लेकिन वो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, planet around the sun are said to be in revolution और revolutionary motion. प्लैनेट जो सन के आसपास घूमते हैं वो कैसे मोशन में घूमते हैं? रेवोल्यूशनरी मोशन में. वो अपने पाथ पे भी घूमते हैं और वैसे भी घूमते हैं. Fact box. Our Earth undergoes two simultaneous movements: rotation when it spins around its own axis and revolution when it moves around the sun. अर्थ दो डायरेक्शन में घूमती है, एक तो अपने ऑर्बिट पे घूमती है और एक अपने पाथ पे घूमती है, यानी अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमती है. वाइब्रेटरी मोशन. When you plug the string of a guitar or सितार, आप किसी गिटार और सितार में से उसकी एक वायर निकाल दो. It moves to and fro very fast. वो जल्दी जल्दी मूव करने लगता है. Such fast और rapid oscillatory motion is called vibratory motion. उसको vibratory motion कहते हैं. A stretched string produces sound when it vibrates. जब भी हम जो stretched string होती है उसको हिलाते हैं, कैसे उसमें से धुन निकल के आती है और वो vibrate होती है. Periodic motion. The motion which repeat itself after a fixed interval of time is known as periodic motion. यानी कि एक चक्कर काटने के बाद या एक बारी में दोबारा स्टार्ट होती है, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. बोथ ऑस्किलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन आर सेड टू बी पीरियोडिक. दोनों ही पीरियोडिक होती हैं सिंस दे आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. हार्ट बीट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, यानी कि हमारी हार्ट बीट एक के बाद रिपीट होती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती. द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स राउंड द सन, motion of the moon round the earth and the hand of a clock exhibit periodic motion. ये सब periodic motion का part है. The motion which repeat itself but not a fixed interval of a time is known as non-periodic motion. यानी कि एक बार repeat होने के बाद दूसरी बार repeat ही नहीं होती, उसको non-periodic motion कहते हैं. For example, swinging arm during walking, a football player running on the ground, a ball rolling on the ground, etc. जब हम वॉक करते हैं तो हमारे हाथ कैसे हिलते हैं, लेकिन जब स्टॉप हो जाते तो हिलते हैं नहीं ना, इसको नॉन पीरियोडिक मोशन कहेंगे. फैक्ट बॉक्स. द फर्स्ट ऑटोमोबाइल वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल बेंज ऑफ जर्मनी इन द 1880s. दिस ऑटोमोबाइल फंक्शन ऑन गैसोलाइन, यानी कि गैसोलाइन पे चलता था, गैस से. कार्ल बेंज पेटेंटेड हिज कार इन 1866. His name is still on the world's most famous cars, the Mercedes-Benz. जो Mercedes हम चलाते हैं वो किसने डेवलप करी है, किसने बनाई है? कार्ल बेंज ने, और अपना उसने टाइटल पेटेंट करा लिया था, कोई चुरा भी नहीं सकता उसको. यूनिफॉर्म मोशन. When a body covers equal distances in equal intervals of time along a straight line, it exhibits uniform motion. यानी कि काफ़ी समय तक एक ही टाइम इंटरवल में एक ही डिस्टेंस से कोई चीज़ स्ट्रेट चलती रहे. फॉर एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड अ ट्रेन मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड शो यूनिफॉर्म मोशन. ये दोनों चीज़ें एक ही स्पीड पे एक ही जगह चलती रहे, यानी एकदम स्ट्रेट, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है. When a body travels unequal distance and intervals of time along straight line, it exhibits non-uniform motion. यानी कि हम जब चलते हैं तो एकदम स्ट्रेट थोड़ी चलते हैं, टेढ़े मेढ़े कहीं भी चलते हैं, उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अ व्हीकल ऑन अ बिजी रोड, ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड अ फुटबॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड. ये सब एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के. एक्टिविटी 1. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम मूविंग ऑब्जेक्ट्स. नेम द काइंड ऑफ मोशन एग्जिबिट बाय देम. मूविंग थिंग्स, टाइप ऑफ मोशन, आपको लिखना है ये कौन से टाइप के मोशंस हैं. व्हील, स्पोक्स ऑफ अ बाइसाइकिल, अर्थ, पेंडुलम, स्विंग नीडल. ये आप खुद से करना. सम ऑब्जेक्ट्स मे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम. In other words, some object may have a combination of
टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक ही मोशन में नहीं, काफ़ी सारे मोशंस में चल रहे होते हैं एक ही बारी में. दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. द केस ऑफ अर्थ. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सो इट हैज़ सर्कुलर मोशन. जो अर्थ घूमती है सन के अराउंड, तो क्या मोशन होगा? सर्कुलर मोशन. द अर्थ रिपीट इट्स मोशन अराउंड द सन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम of 1 year, so it has periodic motion, and the earth rotate on its axis, so it has rotational motion. यानी कि पूरा एक चक्कर काटने के बाद सन के आसपास वो फिर से स्टार्ट कर देती है चक्कर काटना, उसको कहेंगे हम पीरियोडिक मोशन, यानी कि एक के बाद एक रिपीट करना. और जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है उसको कहेंगे रोटेशनल मोशन. द केस ऑफ मैरी गो ग्राउंड. If we consider merry-go-round as a whole, then it shows rotational motion because it turn on a axle. यानी कि जो झूला होता है, जो आपको पिक्चर दी गई है, वो अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन. द आउटर पार्ट ऑफ merry-go-round on which children sit show circular motion. So merry-go-round has two type of motion at the same time. जो उसका आउटर पार्ट होता है जिस पे बच्चे बैठते हैं, वो कैसे घूमेगा? सर्कुलर मोशन में. तो ये एक ही बारी में दो मोशन में घूमता है, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन. द केस ऑफ बाइसिकल. सपोज अ बाइसिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. द व्हील ऑफ बाइसिकल इज रोटेटिंग ऑन द एक्सेल एंड ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन पैथ. जो बाइसिकल का व्हील होता है वो अपने आप में ही सर्कुलर मोशन में घूमता है और बाइसिकल स्ट्रेट पाथ पे चलती भी रहती है. अ बाइसिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन एंड रेक्टिलाइनर मोशन. रोटेशनल मोशन किस लिए होगा? क्योंकि उसका व्हील घूम रहा है. और रेक्टिलाइनर मोशन किस लिए होगा? क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट जा रही है. द केस ऑफ अ बॉल. व्हेन अ बॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, इट इज रोटेटिंग एज वेल अ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड. जब बॉल रोटेट करती है ग्राउंड में तो अपने आप में भी घूम रही है और वो सीधी भी जा रही है. सो बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन. इसके भी दो मोशन होंगे, रोटेशनल मोशन एंड रेक्टिलाइनर मोशन. द केस ऑफ अ स्विंग मशीन. द स्विंग मशीन हैज़ अ व्हील विच रोटेट ऑन एन एक्सेल. सो द व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन शो रोटेशनल मोशन. जो स्विंग मशीन पे व्हील लगा रहता है वो अपने आप में घूमता रहता है ऑन इट्स एक्सिस, तो उसको कहेंगे हम रोटेशनल मोशन. द स्विंग मशीन हैज़ ऑल्सो अ निडल विच मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट. जब तक व्हील घूमता रहता है, जो स्विंग मशीन पे निडल लगी रहती है यानी सुई, वो भी घूमती है, घूमती नहीं है, ऊपर नीचे होती है. द नीडल ऑफ स्विंग मशीन अंडरगोज अ पीरियोडिक मोशन, यानी कि वो रिपीट होती रहती है जैसी व्हील घूमता है, उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे. Thus a swing machine exhibit two type of motion at the same time. इसमें भी दो मोशन का यूज होता है, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. टेस्टिंग टाइम. गिव द प्रॉपर टर्म फॉर द फॉलोइंग. नीचे दी गई ब्लैंक्स को आपको खुद से भरना है. चलिए पढ़ते हैं आगे. फैक्ट बॉक्स. बर्ड्स exhibit a special kind of motion known as non-periodic motion while gliding across the sky. बर्ड्स भी मोशन में ट्रैवल करती है, लेकिन वो नॉन पीरियोडिक होता है, वो रिपीट नहीं करती एक ही मोशन को बार बार. मेजरमेंट. व्हेन यू बाय शू फॉर योर सेल्फ, हाउ डू यू नो विच साइज शू टू बाय. जब आप अपने लिए जूते खरीदते हो तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन से नंबर के जूते लेने हैं? द शॉपकीपर मेजर योर फुट. शॉपकीपर आपके फुट को नापता है. सिमिलरली अ कारपेंटर मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड बिफोर मेकिंग इट्स डोर. ऐसे ही कारपेंटर अलमारी बनाने से पहले उसको नापता है, उसका साइज लेता है और मेजरमेंट करता है, तभी बनाता है. साइज ऑफ शू, हाइट, विड्थ एक्सेट्रा ऑल डील विद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये सब नापे जाते हैं, चाहे वो हाइट हो या विड्थ हो. द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ. 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको लेंथ कहते हैं. Measurement is the comparison of an unknown quantity with a known fixed quantity called a unit.
यानी कि जो कंपैरिजन करते हैं कि कितनी क्वांटिटी बनानी है, उसको यूनिट कहते हैं। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू इट्स यूनिट। जो भी बन के आता है सामान, उसको फिजिकल क्वांटिटी यूनिट कहा जाता है। फैक्ट बॉक्स। In 1970, the French created a standard system of measurement called metric system. फ्रेंच ने स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया था मेजरमेंट को करने के लिए, उसको कहते हैं मेट्रिक सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। आवर फोरफादर्स यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू मेजर लेंथ। हमारे जो बड़े होते हैं वो अपनी बॉडी का डिफरेंट पार्ट यूज करते हैं लेंथ नापने के लिए। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, the length of a finger angle etc. were some of the widely used unit for length। यानी कि इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लेंथ नापते हैं। Some other body parts used for measuring length and the name of their corresponding units are distance between the tip of the thumb to the tip of the little finger of a stretched open hand, hand span, length of a foot, distance outstretched arm and chin, a yard, arm's length from elbow to fingertip, a cubit, length of a step, a pace। हम इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे लेंथ नापने के लिए। These methods of measuring length were not satisfactory because the length of the arm, foot and hand span varied from one person to another। ये एक अच्छा तरीका नहीं है लेंथ नापने का, क्योंकि हर किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं और उनकी लेंथ भी अलग होती है। एक्टिविटी 2। मेजर द टीचर्स टेबल इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट हैंड स्पैन। अपनी टीचर का टेबल नापो अपने हाथ से। नाउ आस्क 2 ऑफ योर क्लासमेट्स, वन टॉलर एंड वन शॉर्टर देन यू, टू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम टेबल विद देयर हैंड स्पैन। एक बड़े बच्चे को, यानी हाइट में बड़ा हो और एक हाइट में छोटा हो, उनको बोलो कि अपने हाथ से अब वही टेबल नापे। All the 3 result might different। तीनों रिजल्ट डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। This is because the length of your hand span might be different from that of your classmate। क्योंकि आपके हाथ का पोजीशन और डिस्टेंस अलग अलग होगा और उनकी शेप भी अलग होगी। फैक्ट बॉक्स। SI is the abbreviation of the System International of Units in French language, meaning International System of Unit of Measurement। ये फ्रेंच लैंग्वेज है एसआई की। स्टैंडर्ड यूनिट्स। फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस अ कॉमन यूनिट इज नेसेसरी फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज़ का हम नाप ले रहे हैं तो हमें एक्यूरेट नाप लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट वी नीड सम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी फिजिकल क्वांटिटी। सच अ चूजन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट। जो भी हम उसकी लेंथ नापते हैं उसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। A standard unit is a standard measure that has some definite and convenient quantity so that it remains the same under all condition। अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ से किसी की हाइट या लेंथ नापेंगे तो हमेशा वो सेम ही आएगी। In the old days, the length of body part of the king was taken as the standard to maintain uniformity. Still, it was not easy. Till the 19th century, various countries devised and used their own system of units। हर कंट्री का अलग अलग तरीका था हाइट नापने का। पहले के ज़माने में किंग्स की हाइट भी नापी जाती थी स्टैंडर्ड यूनिट से। So there were many such units for the same physical quantity. This was quite confusing as it had no uniformity all over the world। ये बहुत confusing था, इसमें कोई accuracy भी नहीं थी। In 1960, it was recommended that a common system called the International System of Units or SI unit system should be used all over the world। फिर 1960 में डिसाइड हुआ कि ये चीज़ हर जगह यूज़ होएगी सारी कंट्रीज़ में। Under this system, units are divided into 2 types. Fundamental units. There are 7 basic units for physical quantities. A few of them are quantity, unit and symbol. Quantity, length, meter, m. Mass, kilogram, kg. Time, second, s. Temperature, Kelvin, K. Derived units. The units which are derived from these fundamental units are called derived units.
जो चीज़ें यानी जो यूनिट इनमें से निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ। एरिया एंड वॉल्यूम कहाँ से निकला है? लेंथ से। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड और लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर इज कॉल्ड लेंथ, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नापना। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर, इसको हम स्केल के थ्रू भी नाप सकते हैं, अ मेजरिंग टेप, अ मीटर रोड एंड सो ऑन, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस। इन सारी चीज़ों से आप नाप सकते हो लेंथ को। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल यूनिट्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट we need to measure, we have to choose an appropriate unit। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साइज पे कि वो कितना बड़ा है, कि हम कौन सी यूनिट यूज़ करें उसको मेजर करने के लिए। सो मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज टू मेक लार्ज मेजरमेंट, तो ये यूज होती है बड़े मेजरमेंट के लिए। सिमिलरली सब मल्टीपल्स आर यूज टू मेक स्मॉल मेजरमेंट्स। 1000 millimeter is equals to 1 meter, 100 centimeter is equal to 1 meter, 1000 meter is equals to 1 kilometer, m is equals to meter, mm is equals to millimeter, cm is equals to centimeter, km is equals to kilometer। देखा आपने कैसे हम डिराइव करते हैं इनके सिंबल को, यानी इनका सिंबल इन्हें क्या कहता है? mm होता है तो मिलीमीटर, m होता है तो मीटर। लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स नाउ। चलिए थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 1, the height of a person is 1.65 meter, express it in centimeter and millimeter। एक इंसान की हाइट है 1.65 मीटर, उसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। Solution, in the first case we have to convert the height of 1.65 meter into centimeters। Now we know that 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर। ये तो हमें पता है कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.65 मीटर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.65 सेंटीमीटर, फिर इक्वल्स टू उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर। Thus, a height of a 1.65 meter is equal to 165 सेंटीमीटर। तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आया? 165 सेंटीमीटर हाइट होगी उसकी। 2. In second case, we have to convert the height of 1.65 meter into millimeter। अब हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को। Now we know that 1 meter is equals to 1000 millimeter। यह हमें पता है कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 1000 मिलीमीटर के बराबर। 1.65 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.65 मिलीमीटर, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 1650 millimeter. Thus, the height of 1.65 meters is equal to 1650 millimeters, यानी उस इंसान की हाइट मिलीमीटर में इतनी होगी. Sample problem 2. The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance in kilometer. अब हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. Solution. In this problem, the distance is given in meter and we have to convert it in kilometer. Now we know that 1000 meter is equal to 1 kilometer. ये हमें पता है कि 1000 मीटर कितने के बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर. 1 मीटर is equals to 1 divided by 1000 kilometers. 3250 meter is equals to 1 divided 1000 into 3250 kilometers is equals to 3.250 kilometers. यानी कि जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे और आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, तो आंसर होगा 3.250 kilometers. Thus, a distance of 3250 meter is equals to 3.250 kilometers. Fact box.
An odometer is device used for indicating distance traveled by an automobile. ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कार में लगता है और बताता है कि कार कितनी दूर तक चली है. Precautions while taking measurement. हमें क्या क्या precautions लेने चाहिए मेजरमेंट लेते टाइम. While measuring length using a ruler, we should take the following precautions. Care should be taken to keep the ruler along the length of the object. रूलर को ढंग से रखना आना चाहिए, यानी कि उसके मेजरमेंट कैसे ऑब्जेक्ट के साथ उसे लगाना है ये हमें आना चाहिए. If the edge of the ruler is worn out or broken, the measurement should be started from any other mark that is fully clear. यानी कि अगर आपके रूलर की कोई भी साइड ब्रोकन है या स्टार्टिंग की साइड ही ब्रोकन है तो आप उसको दूसरे सेंटीमीटर से भी नाप सकते हो. For example, if you measure from 2 centimeter mark to the 7 centimeter mark, the length is 5 centimeter. 7 centimeter to 2 centimeter is equals to 5 centimeter. यानी कि अगर आप 2 सेंटीमीटर से नापना स्टार्ट करोगे और 7 सेंटीमीटर तक नापोगे तो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर. Eyes should be exactly above the point where the measurement is to be taken. If your eyes are at the different positions, you might get wrong readings. आपकी आंखें वहीं होनी चाहिए जहाँ से मेजरमेंट आप ले रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो. अगर आपने आंखें गलत जगह लगाई तो आपकी रीडिंग्स रॉन्ग हो सकती हैं. चलिए हम देखते हैं एक पिक्चर. पोजीशन ऑफ द आई फॉर प्रॉपर रीडिंग ऑफ द स्केल. A and C इज रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई. जो करेक्ट पोजीशन है वो B है. करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, आपको यही ध्यान लगाना है बस. पोजीशन प्लेसमेंट ऑफ द स्केल विद द ब्रोकन एज. अगर आपका स्केल स्टार्टिंग में टूटा हुआ है तो आप ऐसे भी रीडिंग ले सकते हो. Using a divider to measure length. A divider is used to measure the distance between 2 points. Let us see how. Divider किस लिए यूज होता है? 2 पॉइंट्स के बीच का मेजरमेंट लेने के लिए. The divider is placed such that each tip is at the point A and B. इस पिक्चर में डिवाइडर का आप यूज देख सकते हो. एक पॉइंट A पे और एक B पे है. Then without disturbing the divider, the distance between the 2 points measured with a ruler. फिर वही डिवाइडर, उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, आप स्केल पे रख दो और सेंटीमीटर्स नापो. Measuring the length of a curved line. अब कर्व्ड लाइन की लेंथ कैसे नापें? The length of a curved line can be measured using a string. The string is placed along the curved line and its end are marked on the string. यानी कि एक धागा लो और कर्व्ड लाइन पे रखते रहो, फिर आप उसी धागे को पॉइंट्स पे मार्क कर दो. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द मार्क पॉइंट इज मेजर्ड विद अ रूलर. फिर रूलर की हेल्प से उस धागे को रूलर पे रखो और उसके सेंटीमीटर्स देखो. ये पिक्चर देखो. मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. एक्टिविटी 3. मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन यूजिंग अ थ्रेड. चलो मेजर करते कर्व्ड लाइन को थ्रेड के थ्रू. Place the paper on which the curved line is drawn on a smooth surface, maybe table top or a drawing board. Place this mark at the starting point of the curved line. ऐसा सरफेस लो जहाँ पे कर्व्ड लाइन ड्रॉ हो रखी हो या आप खुद ड्रॉ करके नाप सको. Place a small portion of the thread along the line, keeping it touch with the help of your thumb or 4 fingers. अपने थंब की मदद से और फिंगर्स की मदद से आप थ्रेड को धीरे धीरे उस कर्व्ड लाइन पे रखते रहो. मूव योर फिंगर और थंब फ्रॉम द पोजीशन A टू द पोजीशन B. रिपीट द सेम फॉर द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द कर्व्ड लाइन टिल द अदर एंड पॉइंट B. पुट अ मार्क ऑन द थ्रेड अगेंस्ट द अदर एंड ऑफ द कर्व्ड लाइन पॉइंट B. यानी कि A से B तक आप मार्क करो कितना थ्रेड जा रहा है. Now stretch the thread along a meter scale and measure the length between 2 marks. This is equal to the length of the curved line. फिर उसको मार्क करके एकदम से उठा लो और सीधा कर दो. फिर रूलर के थ्रू उसकी मेजरमेंट लो कि वो कितने मेजरमेंट्स का है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. Length of the thread between the 2 marking is equal to the length of curved line. Measuring the length of a curved line is using thread. जितनी मेजरमेंट उस कर्व्ड लाइन की होगी उतनी ही जो हमने थ्रेड से नापी है उसकी होगी. मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन यूजिंग अ डिवाइडर. अब इसको डिवाइडर के थ्रू कैसे नापें?
Place the paper on which the curved line is drawn on a smooth surface. जिस पेपर पे कर्व लाइन ड्रॉ हो रखी है उसको अपने पास रखो. Open the divider so that the distance between its two legs is exactly 5 millimeter or any other convenient distance. फिर अब डिवाइडर की मदद से उसको नापो. Place one leg of the divider at the starting end of the curved line and the other on the curved line. एक पॉइंट को तो आप स्टार्टिंग पे रखो, फिर दूसरे पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे रखो. Move the divider from one point to the next along the curved line till the other end. ऐसे ही पूरी curved line को नापते चलो. If the portion of the line at the end is smaller than the distance between the leg of the divider, measure it separately by adjusting the divider. अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो यानी कि आपने उसको ढंग से यूज ही नहीं किया है. Count the number of time the divider is moved along the line. फिर आप काउंट करो कितनी बार डिवाइडर की ज़रूरत पड़ी आपको उसको आगे पीछे करने की, यानी कि एक बार नापा फिर दूसरी ओर से नापा. Then length of the curved line. Number of time divider I moved into distance between the leg of the divider plus length of the remaining portion of the line. यानी कि आप उसको कैसे मेजर करोगे. कर्व्ड लाइन आपने देखी और नंबर ऑफ टाइम डिवाइडर आपने जितनी बार भी घुमाया है उसको लिखोगे, फिर उसको इनटू करोगे डिस्टेंस बिटवीन द लेग ऑफ डिवाइडर, उसका डिस्टेंस कितना था, फिर उसको प्लस कर दोगे लेंथ जितनी पोर्शन आपके पास बची है. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन द लेग ऑफ द डिवाइडर, यानी डिवाइडर खोलोगे उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइडर इज मूव्ड अलोंग द लाइन, कितनी बार हमने डिवाइडर को मूव किया है उस कर्व को नापने के लिए, इज इक्वल्स टू 20. लेंथ ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन एट द एंड ऑफ द लाइन, जो एंड में पोर्शन बच गया उसकी लेंथ कितनी है, इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर्स. देन लेंथ ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन एट द एंड ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर. लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन की लेंथ कितनी थी, इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 मिलीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 203 मिलीमीटर. आंसर हमारा ये आएगा. फिर उसके बाद हमें डिवाइड करना है. 203 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20.3 सेंटीमीटर. सब चीज़ को लिख के आपको बस इसमें फॉर्मूला पुट करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स में. सैम्पल प्रॉब्लम. A 30 centimeter scale has one end broken. The mark at the broken end is 2.6 centimeter. How would you use it to measure the length of your pencil? यानी कि एक स्केल है, उसका एंड ब्रोकन है और वो 30 सेंटीमीटर का है. The mark at the broken end is 2.6 centimeter. 2.6 सेंटीमीटर ब्रोकन है. आप कैसे नापोगे उसको? आंसर. The mark at the broken end of its scale is 2.6 centimeter. So we will use the scale from the next full mark which is 30 centimeter. यानी कि इतना वो broken है तो हम उसको हटा देंगे और उसको start करेंगे use करना 30 centimeter से. We now measure the length of the pencil by keeping the 30 centimeter mark of the scale at left end. यानी कि हम लेफ्ट एंड से स्टार्ट करेंगे उसको मेजर करना 30 सेंटीमीटर से. द 30 सेंटीमीटर वैल्यू इज देन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्केल रीडिंग एट द राइट साइड एंड ऑफ द पेंसिल टू ऑब्टेन द करेक्ट लेंथ ऑफ द पेंसिल. जितनी भी उसका पोर्शन पहले रह रहा था उसको हम 30 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे ताकि करेक्ट लेंथ आ जाए हमारे पास पेंसिल की. रेलिवेंस ऑफ एस्टिमेशन. इन मैनी केसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स. बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होती है. हाउएवर इन सम केसेस सच एक्यूरेट मेजरमेंट आर नॉट नेसेसरी. कईयों में हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं चाहिए होती. फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर हाउस नीड नॉट टू बी मेजर्ड टू द लास्ट मिलीमीटर. ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस आप मिलीमीटर में ही नापो. सिमिलरली अ रफ आइडिया ऑफ हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज इनफ टू कुक अ मील. ऐसी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कोई खाना पकाना है कि उसमें कितना पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट डालें.
अपने हिसाब से ही डाल देते हो हम। दिस आइडिया ऑफ हाउ मच इज कॉल्ड एस्टिमेशन, इसी को एस्टिमेशन कहते हैं यानी अंदाजा। इट विल बी यूजफुल फॉर यू इफ यू लर्न हाउ टू एस्टिमेट टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। एस्टिमेशन स्किल विल बी वेरी यूजफुल टू यू थ्रू आउट योर लाइफ। अंदाज़ा आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। कब टाइम नापना है, कब टेम्परेचर नापना है, कब वॉल्यूम नापनी है। टेस्टिंग टाइम, राइट, ट्रू और फॉल्स, ये आप खुद से करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये भी आप खुद से करेंगे। कीवर्ड्स, पीरियोडिक मोशन, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, यानी कि एक राउंड लगाने के बाद वो फिर से रिपीट हो जाए, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन, अ मोशन विच टेक्स प्लेस अलोंग अ करंट पाथ, यानी कि वो अपने ही पाथ पे गोल गोल घूमता रहता है। मेजरमेंट, कंपेयरिंग क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी, यानी कि जो हमें पता है उस क्वांटिटी को कंपेयर करना किसी और क्वांटिटी से। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग अ क्वांटिटी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे नापना है। SI यूनिट, अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट करने का तरीका। डिस्टेंस, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना पाथ कवर करते हैं। क्विक राउंड अप, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए या हमारे ट्रैवल के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग, एक ऑब्जेक्ट कब होता है मोशन में, जब वो टाइम टू टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहे और चलता रहे। When all part of an object move by the same amount in the same direction, it is said to have translation motion, यानी कि जो सेम डायरेक्शन में चलता रहता है, एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे और सेम स्पीड से, उसे ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। An object has rotational motion when it moves around an axis with its different parts moving through different distance at a given time. Rotational motion क्या होता है कि वो अपने ही एक्सिस पे घूमता रहे, जैसे कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे बार बार घूमती रहती है, उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। और व्हील भी। When a motion repeat itself at regular interval of time, it is said to be in periodic motion, यानी कि कोई भी चीज़ एक राउंड लगाने के बाद दोबारा अपने आप को रिपीट करे, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। An object can have more than one kind of motion at the same time. एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मोशन यूज़ कर सकता है चलने के लिए। मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करें, एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करें नोन क्वांटिटी से। इन ओल्डन डेज, लेंथ ऑफ द फुट, हैंड स्पैन, आर्म लेंथ वर यूज्ड अ मेजरमेंट यूनिट्स। पुराने ज़माने में हम किस चीज़ को मेज़र करते थे और कैसे मेज़र करते थे? हम मेजरमेंट हाथों से करते थे, यानी कि हाथ का यूज़ करके हम मेजर करते थे कितने साइज़ का वो होगा, और ये हमेशा करेक्ट नहीं होती थी क्योंकि हर किसी के हाथ का साइज़ अलग अलग होता है। आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी रिवीजन और एक्सरसाइज आप खुद से करें।